जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा सीखा। अभी हम जो नेक्स्ट हमारी टाइप है वो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ तो ये आप लोग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में इंटर में फ़िज़िक्स में भी है। फ्लूइड जो चैप्टर नंबर 6 है आई थिंक फ्लूइड, उसमें ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस का जिक्र आप लोग करके आते हो, पढ़ के आते हैं उधर। लेकिन वहाँ पे तो चलें, जस्ट आपको आइडिया नहीं होता डिफरेंशियल इक्वेशंस का इतना। तो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से हमें उसका पता चलता है कि ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी पहचान क्या है और इसको किस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस तरह की फॉर्म में अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड की जाएगी तो वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इस फॉर्म का क्या मतलब है? इस फॉर्म में अगर आप देखें तो अगर सिर्फ इस y की पावर n को आप स्किप कर दें तो ये स्टूडेंट वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म थी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यही था, dy/dx प्लस यहाँ पे x का कोई फंक्शन होता था आपके पास, यहाँ पे सिर्फ y होना चाहिए और इज़ इक्वल टू q ऑफ x, मतलब यहाँ पे भी सिर्फ x का फंक्शन होता था। तो हम कहते थे कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल y। और फिर हमने इसको सोल्व करने का जो तरीका पढ़ा था उसमें हम सबसे पहले इस p ऑफ x फंक्शन की मदद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और फिर जस्ट हम उसको एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी उसमें हम यूज़ करते हैं और इंटीग्रेट करके अपना सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट जो हम फाइंड करने चाह रहे हैं वो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में जस्ट ये होगा कि आपके पास जो इक्वल के राइट हैंड साइड पे आपके पास फंक्शन दिया होगा उसके साथ कोई y की पावर में कोई टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, मतलब q ऑफ x फंक्शन के साथ आपके पास y की पावर 1, y की पावर 2, 3, 4, 5 कोई भी पावर की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी उसको कहते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पे y की पावर में कोई फंक्शन पावर में आपके पास कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो q ऑफ x के साथ, तो वो फॉर्म जो है वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास बेसिकली ना तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है और ना ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये x है। ये x जो है, क्योंकि ना यहाँ पे हमारे पास x नहीं है ना, हम अगर हम इस जर्नल फॉर्म को देखें तो इसमें यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में यहाँ पे x है। तो ये x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से ना तो ये लीनियर है और ना ही ये बर्नौली है। तो इस x को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाय x। जब x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा dy/dx प्लस 1/x y इज़ इक्वल टू y स्क्वायर ln x ओवर x। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी फॉर्म जो ये न्यू फॉर्म आई है, अगर मैं इसको इस फॉर्म के साथ जो ऊपर मैंने लिखी हुई है इससे कंपेयर करूँ तो मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बर्नौली की फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, ये देख सकते हैं dy/dx, ये dy/dx है, p ऑफ x है, x का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सिर्फ x का फंक्शन अवेलेबल है, ये y, यहाँ पे भी y ही है, इज़ इक्वल टू q ऑफ x। q ऑफ x बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, इस सारी चीज़ को मैं q ऑफ x कह सकता हूँ। ठीक है, और साथ y की पावर n होना चाहिए था, यहाँ पे y पे n की जगह पे 2 है। इसका मतलब है ये वाली फॉर्म जो है वो किस फॉर्म में चली गई है, ये हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो बर्नौली इक्वेशन बन चुकी है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट आपको पेपर में किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट बर्नौली फॉर्म में भी हो सकता है या उसमें कोई इस तरह से आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैथमेटिक्स यूज़ करके आप उसको बर्नौली या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। आपको पेपर में किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला काम आपको पहचान करना होगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या उसको हम होमोजीनियस है या लीनियर है या बर्नौली है
या एग्जैक्ट के कोई केसेस में से आ रही है या होमोजीनियस के किसी केस में से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने सबसे पहले आपको डिटेल में उसकी पहचान बताता हूँ ताकि आप उसको क्लियर हो जाए कि ये किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने देखा कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो सबसे पहले आपने स्टेप करना है उसमें यह है कि यहाँ पे जो भी पावर में आपके पास y की पावर n होगा उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप इसका ये होगा डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। हम वाई स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/y² dy ओवर dx प्लस 1/x। तो यहाँ पे जब मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ 1/y बचेगा। ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वो इस y से कैंसिल आउट होकर 1/y रह जाएगा और इधर आपके पास सिर्फ रह जाएगा ln x ओवर x। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अब इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये 1/y² आपके पास प्रॉब्लम क्रिएटिंग है और यहाँ पे भी y होना चाहिए था, यहाँ पे भी 1/y है, इसलिए ये लीनियर में नहीं चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये जस्ट आपने सिर्फ इस यहाँ पे जो भी होगा उससे डिवाइड कर देना है बोथ साइड पे। यहाँ पे जो भी पावर में y होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद आप स्टूडेंट क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ जो फंक्शन आएगा ना, इस फंक्शन इसको आप लोग लेट कर लेंगे। लेट आप किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में इसको लेट कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ये v की फॉर्म में आप लेट कर लें या किसी भी आप वेरिएबल की फॉर्म में इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने 1/y को y की पावर -1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ आप इसको इसी तरह ही 1/y भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब आपने इसको दोनों तरफ इस v को आपने एज अ वेरिएबल लेना है और आपने इसका डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा dv ओवर dx। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी मैंने डिफरेंशियल का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है इस v का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आपके पास ये होगा -1 y की पावर -2 और डेरिवेटिव जब मैं लूँगा dy ओवर ये dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली आपके पास चेंज हो गई है -y की पावर -2 dy ओवर dx। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, ये v जो आपने सपोज किया है और ये dv ओवर dx ये दोनों आपके पास बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ये दोनों चीज़ें आपके पास ये ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, आपने जस्ट इसको रिप्लेस कर देना ऊपर से। अब अगर आप देखें तो इसकी ये dv ओवर dx किसके इक्वल है, -v की पावर -2 dv ओवर dx। इतनी चीज़ आपके पास, इतना पोर्शन तो आपके पास ये ऊपर अवेलेबल है ये, लेकिन इसमें माइनस मिसिंग है। इस माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, या आप ये कह लें कि इस इक्वेशन के दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर माइनस आ जाएगा -dv ओवर dx और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा y की पावर -2 dy ओवर dx। तो जस्ट मैंने ये माइनस इधर शिफ्ट करने के लिए दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये पूरी फॉर्म है वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख देता हूँ -dv ओवर dx। ठीक है स्टूडेंट, इस पूरी चीज़ को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -d ओवर dx, क्योंकि वो हम ये फॉर्म बना चुके थे। ठीक है, ये -dv ओवर dx आ जाएगा इक्वल प्लस 1 ओवर x वैसे ही रहेगा और ये 1 ओवर v की जगह आपके पास क्या, y की जगह क्या आ जाएगा v और ये इक्वल आ जाएगा ln x ओवर x। तो स्टूडेंट अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस माइनस से मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा dv ओवर dx -1 ओवर x v इज इक्वल टू -ln x ओवर x। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अब ये जो आपके पास न्यू फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर हम इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें और इधर हम प्लस लिख दें, ठीक है, मैं इस इधर प्लस कर देता हूँ और इसको माइनस इधर लिख देता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो मेरे पास न्यू फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, ये जो न्यू फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन आई है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है इन v। ये क्या है,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, v, यहाँ पे भी v होता है। वो जब हम पहले इसकी जर्नल फॉर्म पढ़ चुके हैं, अगर वो मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो ये होती थी dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। ये हमारे पास जर्नल फॉर्म होती थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये इसको अगर आप इससे कंपेयर करके देखें तो ये जस्ट आपके पास y की जगह v है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जैक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है इन वेरिएबल v। अब हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरह से सॉल्व करना है, तो मैं इसको चलें कंप्लीट ही करवा देता हूँ। यहाँ पे जो आपके पास p ऑफ x है वो बेसिकली क्या है, -1 ओवर x है। ये आपके पास p ऑफ x है ना यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, ये है। तो आप इसको सोल्व करने के लिए पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आता था, e इंटीग्रेट करना है आपने 1 ओवर x, ये माइनस में बाहर लिख देता हूँ dx। ठीक है, ये आपके पास इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा e माइनस ln x। ठीक है, अब ये माइनस को बेसिकली पहले इधर शिफ्ट करना ज़रूरी है। उसको कैंसिल आउट करने से पहले इस माइनस को आपको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये आपके पास आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 ln। ठीक है, अब स्टूडेंट ये कैंसिल आउट होके आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बेसिकली 1 ओवर x आ जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर चुके हैं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ। आपके पास ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लीनियर नहीं थी क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस फैक्टर था। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैंने सबसे पहले बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास न्यू फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर इन v आ चुकी है। ठीक है, इसको लीनियर इन v को हम सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन ये p ऑफ x होता था हमारे पास, इस p ऑफ x की हम इंटीग्रेशन करते थे और e की पावर में सोल्व करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड कर लेते थे। तो मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन v का जो सोल्यूशन होगा वो किस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास आएगा जिस वेरिएबल में आपके पास लीनियर है, किस में लीनियर है, v में, तो यहाँ पे पहले आएगा v, उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक्वल टू यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा इंटीग्रेटिंग जो q ऑफ x का फंक्शन था, ये आपके पास है ना q ऑफ x लीनियर में चेंज होने के बाद ये q ऑफ x था, ये था माइनस ln x ओवर x, और साथ में मल्टीप्लाई में आपके पास आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है 1 ओवर x। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप अगर देखें तो ये आपके पास इधर से सिंप्लीफाई होके v इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा ln x और साथ में मल्टीप्लाई आएगा x की पावर -2। तो ये स्टूडेंट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके आपको 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगी और उसके बाद जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सब स्टूडेंट्स को आती है, आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है तो आपको सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने चूँकि v तो आपने खुद से वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तो इस v की जगह पे आपने दोबारा से रिप्लेस कर देनी है अपनी वैल्यू। वो आपके पास बेसिकली v आपने v की जगह पे आप यहाँ पे जो आप पीछे लेट कर चुके थे 1 ओवर y, इस y की वैल्यू 1 ओवर y की वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये बेसिकली v आपके पास 1 ओवर y था, तो मैं इस v की जगह पे 1 ओवर y पुट कर देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर y, और ये x को भी मैं अगर इसके साथ लिख दूँ तो ये 1 ओवर एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x की पावर -2 इंटू ln x dx। ठीक है, प्लस c, तो इसके आगे प्लस c भी आएगा। स्टूडेंट इसकी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देनी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास, मैं इधर आंसर लिख देता हूँ, आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे। ये आपके पास आएगा 1 ओवर y, इसका जब आप आंसर फाइंड करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आंसर आएगा ln x -1 प्लस cx। ये स्टूडेंट मैं आपको होम टास्क दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। मैं आपको इसका
सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उधर से इसको देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का किस तरह से अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट करके इस आंसर को वेरीफाई करना है। तो मैं जल्दी से इसका दोबारा से ओवरव्यू देने लगा हूँ ताकि आप लोगों को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ओवरव्यू देने के लिए चलें जी। सबसे पहले हमने आज जो टॉपिक था हमारा था वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन था। उसमें जस्ट ये था कि अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स है इसके साथ कोई वाई की पावर में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो क्यू ऑफ एक्स के साथ, तो वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी जिसको हम ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दी है। अभी ये ना तो इस फॉर्म में करंट फॉर्म में ना ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये एक x जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस x को ख़त्म करने के लिए मैंने x से डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे। तो जब मैंने दोनों साइड पे डिवाइड किया और फिर मैंने अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म से जब कंपेयर किया तो मैंने देखा कि ये और ये दोनों सेम हैं, कंपेरेबल हैं। इसका मतलब है कि ये न्यू फॉर्म में जो आपके पास इक्वेशन है वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ पे जो y की पावर में फंक्शन होगा सबसे पहले आपने डिवाइड कर देना है दोनों साइड पे उस y की पावर वाले फंक्शन से, ठीक है। यहाँ पे y की स्क्वायर था, अब y³ y5 या कोई भी टर्म हो सकती है उससे आप डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने हर क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहाँ पर जो भी आपके पास फॉर्म आएगी यहाँ पर इसको आप लेट कर लेंगे v के इक्वल, ठीक है। मैंने ये 1/y को v की पावर -1 लिख दिया। अगर फॉर एग्जांपल 1/y² होता तो ये v की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड पे आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे ये dx आ जाएगा। यहाँ पे आप पावर रूल लगा के ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे ये वाली चीज़ ये यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर कोई माइनस या प्लस का कोई डिफरेंस है तो वो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट यही चीज़ बना सकते हैं। अब माइनस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म थी, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया। या मैंने दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मैं अपनी इस टर्म जो मेरे पास ऊपर मौजूद थी उसकी जगह -dv/dx रिप्लेस कर दिया, ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और बाकी टर्म्स वैसे ही आ गई और ये v की जगह भी उसकी v जो है वो रिप्लेस कर दिया 1/y से, ठीक है। अब जब आपके पास न्यू फॉर्म है इसमें से इस माइनस को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये न्यू फॉर्म जो है वो लीनियर इन v बन जाएगी, ठीक है। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, तो ये आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास माइनस था लेकिन इसको मैंने प्लस करके ये माइनस इधर शिफ्ट कर दिया। बेसिकली ये प्लस माइनस माइनस ही है, ठीक है। लेकिन चूँकि मैंने अपनी फॉर्म बनानी है, फॉर्म मेरी ये है, इसके अंदर प्लस होना चाहिए, इसलिए मैंने जस्ट इसको इधर शिफ्ट कर दिया माइनस इसके साथ। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है इन वेरिएबल v, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता सबसे पहले p ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होता है इसकी इंटीग्रेशन करते हैं p की फॉर्म में। उसके बाद इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है फिर इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल लेते हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है वो, और मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आपके पास क्यू ऑफ एक्स जो आपके पास लीनियर में चेंज होने के बाद इधर जो फंक्शन होता है इसको क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। ये क्यू ऑफ एक्स आपके पास बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और प्लस सी कर देंगे आप इसमें। इसकी जब आप इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। ये आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे और इस v की जगह जो आपने लेट किया होगा पीछे फंक्शन, ये v की जगह 1/y, इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास फाइनल इस तरह का सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। इसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड भी कर दूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी ही मैं कोशिश करता हूँ एक और एग्जांपल सॉल्व कर लें ताकि अगर आपको कोई इसमें इशू है तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो आप मुझसे इसकी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल सॉल्व करवाने जा रहा हूँ ताकि इसकी आपको अच्छी तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है जी, एग्जांपल 2 है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए x² + 1 dy/dx + 2 - 4y² = 0, 2 - 4y = 0 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 - 4
प्लस 4xy इज़ इक्वल टू x, और ये मेरे पास जो है ना वो एक कंडीशन दी हुई है ये। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं अगर देखूं तो यहाँ पे इरिटेटिंग जो चीज़ है वो ये 1/1 + x² यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए जब मैं डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड से, इस टर्म से डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx प्लस 4x/x² प्लस 1 y इज़ इक्वल टू x/x² प्लस 1। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो न्यू फॉर्म है ये बर्नौली नहीं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि dy/dx है, ये सारा आपके पास p(x) है, ये y है इज़ इक्वल टू q(x) है। यहाँ पे y की कोई फॉर्म टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इसलिए ये बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। चलें, ये हमारे पास बेसिकली चूँकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली तो आपको एक ही स्टेप करना है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बर्नौली से लीनियर में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसकी अगर आपने सोल्यूशन फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले p(x) लिखना होता है। p(x) है 4x/x² प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास बेसिकली किस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन इस 4 को मैं जस्ट इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चूँकि 2x होता है, ऊपर 2x बनाने के लिए मैंने इसको जस्ट ब्रेक कर दिया 2 की फॉर्म में ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा स्टूडेंट वो आएगा यहाँ पे e की फॉर्म, e की पावर है। ठीक है, ये e की पावर में है, e की पावर ln x² प्लस 1, और ये जो आपके पास 2 है वो ln चलें ये अभी इधर ही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को पहले हम इधर ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा ln e की पावर 1 + x² की पावर 2। अभी ln और e आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो सॉल्यूशन होता है वो आता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल। हाँ जी, ये किस में लीनियर है, ये लीनियर इन y है। ठीक है, आप ये ऊपर से देख सकते हैं लीनियर इन y है, यहाँ पे आएगा y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा साथ 1 + x² का स्क्वायर इक्वल के बाद यहाँ पे आएगा, हाँ जी, जो आपके पास q(x) फंक्शन था वो ये था x² प्लस 1, साथ में यहाँ पे आपके पास आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और dx प्लस c। तो स्टूडेंट आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, इसमें आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए 1 + x² का स्क्वायर इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट अब ये वाली टर्म जो है वो इस टर्म से कैंसिल आउट होके आपके पास आ जाएगी x × 1 + x² प्लस c यहाँ पे dx के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक हम सिंप्लीफाई करके यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम कंटिन्यू करें तो ये आएगा y × 1 + x² का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा x + x³ dx प्लस c। तो जस्ट हमने इसमें अब इसको हम सिंप्लीफाई इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आपके पास आएगा x²/2 प्लस x की 4/4 प्लस c y × 1 + x² का होल स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल चुके हैं। अब अगर तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ना होती तो ये आपका सलूशन था, लेकिन चूंकि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है हमें ये c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोबारा से अपने क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक कंडीशन अवेलेबल है। इस कंडीशन को मैं दोबारा से आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो टर्म होती है ये आपके पास x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और यहाँ पर जो आपके पास होता है वो y की वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y बेसिकली 1 है। अब ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 1, और आप ये कैलकुलेटर से आप इसको जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई सोल्व करना है, तो यहाँ पे c का आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 19। ये c आपके पास 19 आ जाएगा। इसको आप जब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन है वो ये आ जाएगा x² 2 प्लस
एक्स की 4/4 प्लस सी। स्टूडेंट ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी बेसिकली, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हमारी आउटलाइन का लास्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो स्टूडेंट बेसिकली है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी बेसिकली नेक्स्ट जो है वो है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी होती क्या है। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी सिंपली आपके पास एक कर्व है जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई फैमिली ऑफ कर्व हैं जिसको मैं कहता हूँ कि जी ये एक सर्कल्स की फैमिली है, ठीक है। अब ये मैं एक ड्रा कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल है, ठीक है। ये एक फैमिली ऑफ सर्कल है, आप देख सकते हैं सर्कल्स हैं बने हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, ठीक है। अब कोई ऐसी कर्व जो इसकी हर कर्व को, मतलब ये फैमिली थी ना, ये पूरी एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसी कर्व जो इसकी हर कर्व को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करे, 90 के एंगल पे, ठीक है। वो कर्व बेसिकली क्या होगी, इन फैमिली ऑफ कर्व पे ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक ये कर्व ड्रा करता हूँ ये, अब अगर मैं इसका एंगल कैलकुलेट करूँ तो ये बेसिकली हर कर्व इसका इस कर्व के साथ एंगल 90, इसका इस कर्व के साथ एंगल 90, इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90। तो ऐसी कर्व जो किसी फैमिली ऑफ कर्व की हर कर्व को 90 के एंगल पे कट करे या टच करे, इंटरसेक्ट करे, वो आपके पास क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी कहलाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरे पास लेट्स सपोज कोई फैमिली ऑफ कर्व दी जाती है मुझे, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखने लगा हूँ, एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं ड्रा करता हूँ एक्स और वाई की और सी की वैल्यूज़ को मैं यूज़ करके, सी को मैं फॉर एग्जांपल पहले 2 लेता हूँ और एक्स और वाई को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर 3 लेके 4 लेके मैं काफ़ी सारी फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल फैमिलीज कर्व्स बना लेता हूँ। अब मैंने इसकी फाइंड, मुझे क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करें, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल trajectories of each of the चूँकि मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं जैसे ये लिखता हूँ फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज, ठीक है। मैंने इसकी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज फाइंड करनी है, मतलब ऐसी कर्व फाइंड करनी है जो मैं इसकी अगर फैमिलीज़ को ड्रॉ करूँ तो वो इसकी हर कर्व को 90 के एंगल पे टच करे, जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में आपने इसके दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास इसके डिफ्रेंशिएट या डेरिवेटिव कह लें आप, डेरिवेटिव टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं फाइंड करूँगा ये बेसिकली आएगा 2x, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो वो बेसिकली 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2y dy ओवर dx और ये इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से dy ओवर dx को सेपरेट कर लेना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप इसको डेरिवेटिव लें और यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म रह जाए तो सबसे पहला स्टेप तो डेरिवेटिव है। सेकंड स्टेप में अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो तो उस कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं, मतलब उस कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे c होता, चले मैं लेट सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे cx है,
तो जब डेरिवेटिव लेना था तो यहाँ पे सिर्फ c बच जाएगा, ठीक है ना, c रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो उस c की वैल्यू आपने ये यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। अभी चले मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट दोबारा से देखें, आपको कोई कर्व दी होगी पेपर में और आपको कहेगा फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्रीज, मतलब इसके जो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्रीज है ना उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमने, ठीक है। उसको फाइंड करने का पहला स्टेप ये होगा कि आप इसके दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं सेपरेट करूँ तो बेसिकली 2y dy/dx सेपरेट कर लेते हैं और ये बेसिकली आ जाएगा 2x, ये टर्म को सिर्फ इधर ले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस था वो ख़त्म हो चुका है। तो dy/dx बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, x 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, x/y। ये बेसिकली जो आपके पास आएगा ना, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जस्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली, ये आपके पास गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। अब ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की जो इक्वेशन होगी वो किस तरह से आएगी, इस लेफ्ट हैंड साइड को आपने वैसे ही रहने देना है, इसको उल्टा दें, ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। राइट हैंड साइड जो आपके पास होगी उसको आपने उल्टा देना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास इस जो फैमिली ऑफ कर्व है ना, इसके क्या हो जाएगी, जो ये आया है वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की। मैं अभी यहाँ तक जो मैंने किया है मैं उसको रिवाइज करने लगा हूँ। मेरे पास कोई भी फैमिली ऑफ कर्व दी होगी और मुझे क्वेश्चन कहा जा सकता है कि इसके ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की इक्वेशन फाइंड करें। उसको फाइंड करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि आप दोनों साइड पे इस गिवन जो इक्वेशन होगी, कर्व होगी, इसके दोनों साइड पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आप ये करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके dy/dx फाइंड कर लेंगे, dy/dx सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब ये जो dy/dx है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन फैमिली की, ये गिवन फैमिली थी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब जब dy/dx को वैसे ही रहने देंगे और इस तरफ आप राइट हैंड साइड पे इसको रेसिप्रोकल लें और माइनस से मल्टीप्लाई करें, ऐसा करने से इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अब स्टूडेंट जो इसका सोल्यूशन होगा ना वो एक कर्व होगी, वो कर्व क्या होगी, वो इसकी फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन होगी, ठीक है। मतलब इस अगर मैं फाइंड करता हूँ इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये चूँकि आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये लाजमी उन्हीं में से कोई फॉर्म बनेगी जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं। मतलब ये या तो सेपरेबल हो सकती है, होमोजीनियस हो सकती है, एग्जैक्ट हो सकती है, लीनियर हो सकती है, बर्नौली भी हो सकती है, कोई भी जितनी हम पढ़ चुके हैं उनमें से कोई एक फॉर्म बनेगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको और डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाई नहीं है तो वो लाजमी अगर हम डिस्कस करें तो उन्हीं में से ही कोई बनेगी। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले वही जो सबसे पहली फॉर्म हमने पढ़ी थी सेपरेबल, ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो वो बेसिकली ये चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर दूँ तो ये आपके पास आएगा ln y इक्वल टू ln x प्लस c, ठीक हो गया। अब इसको बेशक आप इधर ले जाएं या इसको इधर ले आएँ तो ये आपके पास बेसिकली सिंप्लीफाइड, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वो आपका बेसिकली सोल्यूशन आ जाएगा ln y इस माइनस को पहले मैं इधर मल्टीप्लाई इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, माइनस ln y माइनस ln x इक्वल टू c, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये आएगा ln x प्लस ln y इज इक्वल टू c, ठीक है। तो अगर मैं इसको इन दोनों को लिख सकता हूँ तो मैं इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये बेसिकली आ जाएगा ln cx इज इक्वल टू c। तो अगर मैं ये कांस्टेंट है, इसको अगर मैं ln की फॉर्म में लिख लूँ तो ये आएगा ln xy, सॉरी ये ln xy था यहाँ पे yx का, ठीक है।
एल एन एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिख लें एल एन सी, चूँकि कॉन्स्टेंट है इसको कैंसिल आउट कर दें तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये बेसिकली आपके पास जो है ये कर्व बेसिकली इस फैमिली ऑफ कर्व, जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व थी, इसके ऊपर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी है। ठीक है, इधर से अगर आप दोबारा देखें तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी थी, इधर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया प्लस सी आ गया। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे एल एन सी करके ऐड कर लें। ठीक है, कांस्टेंट है तो हम इसको एल एन सी, चूँकि मैंने आगे इसको यूज़ करना है इसलिए मैं इसको यहाँ पे एल एन सी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एल एन सी के फॉर्म में कांस्टेंट ऐड किया यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। ये दोनों आपके पास बेसिकली प्लस के हैं और लॉ है कि अगर दो एल एन प्लस हो रहे हो तो आप एक दफ़ा लिख के उन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी आपके पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक हमने सॉल्व की, ये आपके पास इसका